मोस्ट वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज भी मैं आपके लिए हिंदी व्याकरण का वाक्य विचार के साथ उपस्थित हो रही हूँ। तो देखिए, आपने पिछले वीडियो में उपवाक्य और वाक्य के बारे में जान चुके हैं। आज हमें जानना है वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो वाक्य को 3 आधार पर विभाजित किया गया है: रचना के आधार पर, क्रिया के आधार पर और अर्थ के आधार पर। तो आज हम पढ़ेंगे रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो इसे जानने के पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि मेरा वीडियो से आप वंचित ना रह सकें। तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं: सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। सरल वाक्य किसे कहते हैं? जिस वाक्य में एक कर्ता और एक क्रिया हो उसे सरल वाक्य कहा जाता है। क्या? जिस वाक्य में एक कर्ता और एक ही क्रिया हो उसे सरल वाक्य कहा जाता है। अर्थात जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय हो उसे ही सरल वाक्य कहते हैं। जैसे बिल्ली दूध पीती है, तो इसमें बिल्ली एक कर्ता हो गई और क्रिया एक हो गया, पीती है। तो चलिए देखते हैं मिश्र वाक्य किसे कहते हैं। जिस वाक्य में एक सरल वाक्य तथा एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य हो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। एक सरल वाक्य हो और एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य हो तो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे मैं उस मकान में रहता हूँ जिसमें सिंह जी रहते थे। इसमें देख रहे हैं क्या हो रहा है? एक मैं उस मकान में रहता हूँ एक वाक्य हुआ और दूसरा उपवाक्य हो गया जिसमें सिंह जी रहते थे। अर्थात जिस वाक्य में उपवाक्य यदि, यद्यपि, तो, तथापि, जिसमें, जैसा कि, जो, तब इत्यादि अव्यय से जुड़ा हो तो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। समझ गए? और तीसरा संयुक्त वाक्य। जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक सरल या मिश्र वाक्य किसी अव्यय द्वारा जुड़े हों तो उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे सुबह हुई और भौरे गुंजार करने लगे। वह धनी है लेकिन बहुत घमंडी है। ये क्या हो रहा है? अव्यय लेकिन, और, किंतु, परंतु ये सब से जुड़ा रहे उसे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। क्रिया के आधार पर वाक्य तो हो गया। अब क्रिया के आधार पर देखना है कि वाक्य के 3 भेद होते हैं। क्रिया के आधार पर ये हुआ था रचना के आधार पर। तो क्रिया के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य कर्ता के अनुसार क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष हो तो उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। जैसे राम रोटी खाता है, राम के अनुसार खाता है हुआ। सीता रोटी खाती है, सीता के अनुसार खाती है हुआ। कर्मवाच्य कर्म के अनुसार क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष हो तो उस वाच्य को कर्मवाच्य कहा जाता है। राम द्वारा रोटी खाई गई। तब देखिए यहाँ कर्म कौन है? रोटी है। रोटी के अनुसार गई स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग हो गया। सीता द्वारा भात खाया गया। सीता नहीं, यहाँ भात सीता के अनुसार नहीं, भात के अनुसार। भात पुल्लिंग है तो खाया गया। भाववाच्य जिस अकर्मक क्रिया वाले वाक्य में क्रिया सदा एक वचन, अन्य पुरुष और पुल्लिंग होती है उसे भाववाच्य कहते हैं। क्या? ये अकर्मक क्रिया में होता है, सकर्मक क्रिया में भाववाच्य नहीं होता है। अकर्मक क्रिया वाले वाक्य में क्रिया सदा एक वचन में और अन्य पुरुष में होगी और पुल्लिंग रहती है तभी उसमें भाववाच्य होता है। क्रिया सदा एक वचन होगी, अन्य पुरुष होगा और पुल्लिंग होगी, उसे भाववाच्य, तभी उसे भाववाच्य कहेंगे। ऐसे वाक्य में कर्म नहीं होता है और कर्ता करण कारक में होता है। जैसे राम से चला नहीं जाता तो चला नहीं जाता ये हुआ भाववाच्य। सीता से सोया नहीं जाता, मुझसे बोला नहीं जाता। सोना, बोलना, चलना, खांसना, छींकना, थूकना, हंसना, रोना, ये सब क्या है? सारे भाववाच्य मतलब भाववाच्य में आएंगे। इस और ये सब क्या कहलाते हैं? अकर्मक क्रिया। इसमें कर्म नहीं होता तो ये सब अकर्मक क्रिया होते हैं तो ये इसी में भाववाच्य होगा। ओके, तो चले आज हम अब इतना ही रहने देते हैं और दूसरे दिन हम फिर मिलेंगे क्रिया के अर्थ के आधार पर। क्रिया कितने प्रकार के होते हैं उसके साथ। तो ओके गाइस, अगर आप अपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिएगा और कमेंट और शेयर भी, लाइक
बटन भी दबा दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके बाय बाय, हैव ए नाइस डे डियर।